साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन लोग चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में अपन क्या पढ़े थे बताओ जल्दी। लाइट वाला चैप्टर अपना चल रहा था, पार्ट नंबर फर्स्ट विगत भर्ती परीक्षा के MCQ क्वेश्चन का अपन ने रिवाइज कर लिया था। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 2 MCQ जो है विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन की। तो इससे पहले मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता देता हूं, जो अभी वर्तमान समय में हमारी क्लासें YouTube चैनल पे जो चल रही है वो क्लासें कौन कौन सी हैं देखिएगा बच्चा लोग। सबसे पहले अपन बात करें 7:30 बजे से शाम को 1 घंटे तक, बोले तो 8:30 तक आपकी जो क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी ज्योग्राफी की। कौन से सब्जेक्ट की रहेगी? ज्योग्राफी की। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करें, अगली जो क्लास रहेगी आपकी वो 8:30 से 9:30 बजे तक, और वो रहेगी साइंस की। इसके बाद में 9:30 से 10:30 तक, 9:30 से 10:30 बजे तक आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटी की। ये अभी हाल ही में हमारे YouTube चैनल पे ये क्लासें निःशुल्क चल रही है, और इसमें जो ये सीरीज है, इस सीरीज का नाम क्या है? नाम आपको बता देता हूँ, PYQ सीरीज। PYQ सीरीज का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला। यानी कि इस सीरीज के दौरान अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, और ये क्वेश्चन बात कर रहे हैं किसकी? रेनबो की बात कर रहे हैं। अब ये रेनबो के बारे में क्या बोल रहा है ये सुनना आप लोग। ये क्या है? इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष में अपने को चर्चा करनी है कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। इंद्रधनुष में क्या होगा कि जब बारिश होती है, एक घटना होती है जिसको अपन बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण में क्या होगा कि जब वर्षा की बूंद पर प्रकाश की किरण गिरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इसका 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये जो 7 रंग होते हैं, ये VIB GYOR, ये कलर 7, इसको अपन बोलते हैं बेनी आह पिनाला, या वर्ण विक्षेपण में प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम क्या होता है? विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर होता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं कि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव। अगला है आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। बताओ आप लोग इसका सबसे सही आंसर कौन सा होगा? तो देखो अपन बात करें, इंद्रधनुष का जो प्रकाश होता है 7 कलर इसमें होते हैं। सबसे अंदर की ओर जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है, और सबसे बाहर की ओर कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। पृथ्वी की ओर इसका झुकाव होता है क्या? जी बिल्कुल सही बात है। देखो ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी की अपन इंद्रधनुष देखते हैं तो जैसे पृथ्वी के ऊपर इसका क्या होता है? यहाँ पे झुकाव होता है। सबसे अंदर के रंग के रूप में कौन सा कलर आ गया है? यहाँ पे वॉयलेट कलर आ गया। सबसे बाहर की ओर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। तो देखो पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर की ओर बैंगनी कलर होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कौन सा कलर होगा? बैंगनी कलर होगा। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल वक्रता झुकाव होता है। जैसे मैंने बताया अभी कि ऐसे, ये पृथ्वी, ये वॉयलेट और ये रेड कलर सबसे बाहर, वॉयलेट कलर सबसे अंदर, मतलब पृथ्वी के समीप। और पृथ्वी की ओर इसका क्या होता है? वक्रता झुकाव होता है। आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में, सबसे बाहर के रंग के रूप में कौन सा कलर है? यहाँ पे देखो रेड कलर, अंदर के कौन सा है? वॉयलेट कलर। अगला है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल कलर होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा? बैंगनी कलर हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा बच्चा लोग? बैंगनी कलर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अब देखना इस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से थोड़ा सा डिजाइन किया है, और इसमें अपन ने ऐड क्या किया है कि इंद्रधनुष में होता है। अगर आपसे पूछता सही कथन कौन कौन से हैं, या राइट स्टेटमेंट आपसे पूछता, तो राइट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं बताओ? ऊपर वाले 3 राइट है, 1 रॉन्ग है। आप ऐसे भी बता सकते हो कि ना इसका बाहर की ओर तो रेड कलर होगा, नीचे की ओर वॉयलेट कलर होगा, और इसका जो पृथ्वी होगी वहां पे क्या होगा? वक्रता केंद्र या वक्रता झुकाव होगा। जी हाँ,
बिल्कुल ये 3 ऑप्शन स्टार्टिंग वाले सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे पूछ रहा था क्या, गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो और आप लोग इसका आंसर बताओ, क्या आंसर इसका आएगा। कमेंट में आंसर सब लोग करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करोगे। इंद्रधनुष में मैंने आपको बता दिया था वो इसका विबग्योर इसका फॉर्मूला होता है, और उसमें रंग 7 कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर चर्चा करें। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, प्रिज्म होता है, इस पर प्रकाश गिरता है और 7 रंगों में विभक्त होता है। मैंने कहा कि सबसे बाहर की ओर जो रंग होगा वो कौन सा होगा, रेड होगा, और सबसे अंदर की ओर कौन सा होगा, वॉयलेट होगा। लिख लिया, वॉयलेट का मतलब क्या हो गया, बैंगनी कलर। अब 7 कलर कौन कौन से हैं देखो, VIB GYOR हो गया। वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या हुआ, बैंगनी। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो देखो क्या इसमें नीला हरा बैंगनी होता है क्या, नीला तो ये आ गया, हरा ये आ गया, बैंगनी। क्रम पूछ रहा है इंद्रधनुष में, सही क्रम आपसे पूछ रहा है तो सही क्रम में बताओ क्या ये आएगा क्या, जैसे BGV ऐसे आएगा, नहीं आएगा। VGB ऐसे आएगा क्या, नहीं ऐसे भी नहीं आएगा। इसका कलर क्रम अगर सही होता, इसको सही क्रम में लिखेंगे तो बताओ कैसे लिखें, VBG लिख दूं क्या, कि पहले वॉयलेट आएगा फिर बैंगनी नीला आएगा फिर हरा आएगा। और इसके अंदर लिखूं तो क्या लिखूं बताओ, VBG। इसमें भी ऐसे लिखूंगा। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है ब्लू, येलो, ग्रीन, BYG। इसमें देखो ब्लू BGY। अब ये देख लो BGY, और ये यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, इधर वाला देखो ये क्या आ गया, BGY। बोले तो ये क्या हो गया, कौन सा कलर हो गया अपने पास में, ब्लू, ग्रीन, येलो। कौन सा क्रम इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं उनका फॉर्मूला मैंने बता दिया, VIB GYOR होता है, और विबग्योर के अनुसार इसका सिस्टमेटिक जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, नीला, हरा और पीला हो जाएगा। यहाँ तक की बात मेरे को जहाँ तक मानना है आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। अब ये प्राथमिक रंग क्या होते हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ। देखिए कि प्राथमिक रंग होते क्या हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग। बताओ देखिए प्राथमिक रंग किसको बोलेंगे, प्राथमिक रंग वे रंग जिनको अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकता, वो कलर क्या कहलाएंगे, प्राथमिक कलर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, इंद्रधनुष की, ये क्या कर दिया, इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के रिक्त स्थान से बनता है। इंद्रधनुष मैंने बताया आपको किससे बनेगा, वर्ण विक्षेपण से, क्योंकि इसमें वर्षा की जो छोटी बूंद होगी वो किसकी भांति कार्य करने लग जाती है, प्रिज्म की भांति कार्य करती है। और प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था, VIB GYOR, विबग्योर इसका फॉर्मूला है। जिसमें से रेड जो कलर होगा, रेड कलर की मैंने बताया था आपको तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है, आवर्ती क्या होगी, न्यूनतम होगी, और इसका विचलन भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। विचलन क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यदि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग कैसा होता है। लाल प्रकाश को अगर किसी दूसरे प्रकाश के अंदर देखते हैं तो वो उसका अवशोषण कर लेता है, जो वस्तु अवशोषण कर लेती है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक रंगीन टीवी निम्न 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बना हुआ होता है। एक रंगीन टीवी है, कलरफुल जो टीवी है वो किस किस रंग के मिश्रण से बना हुआ होता है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि एक रंगीन जो टीवी होता है वो किस किस के मिश्रण से बना हुआ होता है।
बताओ रंगीन टीवी जो है वो किस किस के मिश्रण से बना हुआ होता है। आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है और आरएएस के प्रीवियस ईयर के पेपर आपने सोल्व किए होंगे अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो तो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो रंगीन टीवी के अंदर रेड कलर, ब्लू कलर और इसमें होता है ग्रीन कलर। रेड ब्लू और ग्रीन कहीं पर दिख रहे हैं क्या बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रेड ग्रीन ब्लू। मानव चक्षु में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, परितारिका पर, रेटिना पर या काचाभ द्रव्य पर। मानव चक्षु का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मानव नेत्र की बात कर रहा है। और आप सब जानते हो कि मानव लेयर जो होती है वो कुछ इस तरीके से 3 लेयर्स में बटी हुई होती है, जिसमें ये और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, दृक तंत्रिकाएं। क्या होती है बच्चों, दृक तंत्रिका होती है जो सूचनाओं को कहां तक लेके जाती है, मस्तिष्क तक। कहां तक लेके जाती है, मस्तिष्क तक लेके जाती है। और यहाँ पर एक जो लेंस लगा हुआ होता है वो प्रकाश की किरणों को जब अवशोषित करेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा, रेटिना पर। अब बच्चा लोग यहाँ पे मैंने कह तो दिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, रेटिना है। अरे तो भाई रेटिना का जो स्पष्ट प्रतिबिंब अगर आपसे पूछ ले तो उसका आंसर आप क्या करके आओगे, पीत बिंदु। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पीत बिंदु पर बनता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेटिना। अगर रेटिना ऑप्शन में नहीं हो तो अपन क्या करके आएंगे बच्चों, ऑप्शन में, ऑप्शन अगर पीत बिंदु दिया हुआ हो, स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव आंख का लेंस, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, बताओ देखिए कि मानव जो नेत्र होता है उसका लेंस कौन सा होता है। अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने इस पे चर्चा की है कि मानव नेत्र का लेंस कौन सा होता है। क्या उत्तल होता है, क्या अवतल होता है, कभी उत्तल कभी अवतल होता है। इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। जी नहीं, देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, मुख्य एक्स लेंस के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुख्य एक्स। अब ये उत्तल लेंस क्या करता है, जब कोई प्रकाश की किरण यहां पे आपतित होगी, यहां पर आपतित होगी, तो यहां से टकराने के पश्चात यह प्रकाश की किरण क्या करेगी बताओ, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। क्या होगा, एक बिंदु पर केंद्रित। और जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरण टक्कर के पश्चात क्या हो जाती है, इससे दूर चली जाती है। तो बताओ, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये तो कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। और अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को, सॉरी क्या बोल दिया, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो बच्चों मेरी बात सुनो कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर रहा है, सारी किरणों को भीतर ला रहा है, तो मैं ये ऐसे बोल सकता हूं क्या कि उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है, यानी सारी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, भीतर लाने का कार्य करता है। और अवतल लेंस जो होता है वो कैसा होता है, अपसारी, यानी कि सारी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ये बात आपको समझ आई होगी। बताओ देखिए, अब देखना इस क्वेश्चन को, मैंने अभी आपको बताया, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने चर्चा की, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण टक्कर के पश्चात एक बिंदु पे केंद्रित हो रही है। एक बिंदु पे केंद्रित करने वाला लेंस कौन सा था, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सारी प्रकाश की किरणों को भीतर लाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, अवतल लेंस अपसारी लेंस। अब इसका आंसर बताओ,
लेंस में मानव वाला क्या कर रहा था, सारी किरणों को एक जगह पे ला रहा था, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बना रहा था। तो बताओ ये कैसा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ तक की बात मेरे को जहाँ तक आइडिया है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ल्यूमेन एकक है, आपके सामने एक यूनिट लिखी हुई है और उसका नाम है ल्यूमेन एकक। ल्यूमेन एकक किससे संबंधित है, ज्योति फ्लक्स से। किससे संबंधित, ज्योति फ्लक्स। अगर आपके पास में है ना, जो ऑफलाइन क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके पास में जो चीज़ें नहीं लिखी हुई, कुछ एडिशनल टॉपिक है यहाँ पे, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? बताओ इसका मुख्य कारण क्या है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है या अधिक उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर बता दो। हेलो, ठीक है, क्लास चल रही है, ठीक। हाँ 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 हाँ, बताओ इसका आंसर बताओ। बताया नहीं अभी तक आंसर, इसका क्या आंसर आएगा बताओ। देखें, दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसके कारण मोज़ेक विजय द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। दूरी व गहराई का एहसास होता है किसकी वजह से, दो आंखें जो होती हैं, एक आंख से अपन स्पष्ट नहीं देख सकते, दो आंखों से अपन स्पष्ट देख सकते हैं। दूरी गहराई और इनकी क्या बना देती है, दो आंखें सम्मिति बना देती हैं और सम्मिति की वजह से इनमें क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है और हमें दूरी और इसकी जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा, दूरी और जो गहराई है उसका क्या होता है, एहसास होता है। एहसास नहीं तुमको, उर्दू सॉन्ग आता है, एहसास नहीं, कोई बात। बच्चा लोग, ये टाइम अभी जो है आपके पास में वो पढ़ने का टाइम है। पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरी बात मानो, मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी से, अब जैसे है ना, मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन वगैरह करवा रहा हूँ भाई, मेरे को भी तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है ना। मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी मेहनत करोगे, इस तरीके से एक बार क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन तो मैं इसके बाद में लेके आऊँगा, वो तो बाद में सॉल्व करेंगे। पहले कम से कम अपने को ये तो पता चले कि एग्जाम के अकॉर्डिंग भी मैं करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा, यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम ये तो अपने को पता चले ना। प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का, दूरबीन का, स्पेक्ट्रोमीटर का, फोटोमीटर का। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश के प्रक्षेपण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? जो लाइट वेव्स होती हैं वो कैसी होंगी बताओ। देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चलिए थोड़ा सा समझते हैं। ये मुख्य एक्स, ये वाला बिंदु, एक ये बिंदु, दूसरा ये बिंदु, इधर एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। अब सुनो, इसको तो मैं बोलूंगा क्या? ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, जिसको 2F से प्रदर्शित करते हैं या C से। इसको F से प्रदर्शित करेंगे, O से प्रदर्शित करेंगे, और सेम वही बात है, इसको क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? वक्रता
पॉइंट या वक्रता बिंदु। आई बात समझ में? ये सारे बिंदु कुछ इस तरीके से हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि यहां पर मैंने ये बनाया, अब अनंत पर कोई वस्तु है, जैसे मान लो यहां पे अनंत, या इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? फोकस डिस्टेंस। क्या कहलाएगी बच्चा लोग? फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी कहलाती है। और ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होती है। तो मैं बोल सकता हूं क्या? F बराबर R/2, इसको R भी बोल सकते हैं। और R बराबर क्या लिख सकता हूं बताओ? F बराबर R/2 लिख दिया। R बराबर क्या लिख सकता हूं? 2F। फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या की आधी, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और अपना जो क्वेश्चन था उसको देखना, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव तो ये ध्रुव है, और फोकस बिंदु, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा लोग? फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बताई थी, ए बराबर क्या होता है? R/2 होता है, और R बराबर क्या होता है? 2F होता है। ये दो रिलेशन आपको समझ में आए होंगे जहां तक मेरा मानना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसे होता है? अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को जब अपन देखेंगे तो जैसे मान लो मैंने कुछ इस तरीके से ये दर्पण यहाँ पे लगा रखा है, और मैं कह रहा हूं इसके साथ में जो प्लेन है यानी कि जो समतल है वो कौन सा है? ये कुछ इस तरीके से, ये समतल हो गया ना? मैं बोल रहा हूं आपको कि कोई एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है वो यहां पे रखी हुई है। एक वस्तु जो है वो समतल दर्पण से कुछ दूरी पे रखी हुई है, और मैंने इस दूरी को बोल दिया कि ये लगभग कितना है? 5 मीटर डिस्टेंस है। कितने मीटर है? 5 मीटर है। और ये इसका मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि अपन क्या करते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं, तो मिरर के अंदर आप लोग मेरे को ये बताओ कि अपना जो प्रतिबिंब होगा क्या अपने समान कोई दूसरा आता है क्या वहाँ पे? फिर तो अपन 2 हो जाएंगे। अगर 2-4 बार देख लिए तो 5-10 हो जाएंगे फिर तो घर में। इसमें क्या है कि ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसका प्रतिबिंब जो उधर बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? आप कहोगे कि सर प्रतिबिंब अपने, जैसे मान लो दर्पण यहाँ था, अपन यहाँ पे खड़े हैं तो इतनी दूरी पे उधर दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना इधर वाली, ये कितनी हो जाएगी? वही क्या? 5 मीटर। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? वही डिस्टेंस हो जाएगी लगभग क्या? जितनी बिंब रखा है, जितनी दूरी पे बिंब रखा है, प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतनी ही दूरी पर बनेगा। अब जैसे मैं आपको कहूँ, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए क्या कि अगर दर्पण से बिंब जो है वो 5 मीटर की दूरी पे रखा है तो प्रतिबिंब कितने मीटर की दूरी पे बनेगा? आप कहोगे कि प्रतिबिंब भी जो है वो उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पे क्या रखा हुआ है? बिंब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बिंब रखा हुआ है। तो कितने मीटर की था? 5 मीटर। वो भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रे? अरे भाई बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? कहाँ से कहाँ तक की सर? बोले यहाँ से यहाँ तक की। कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब की बिंब से दूरी तो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी? वही 5। भाई बिंब जितनी दूरी पर था उतना ही तो प्रतिबिंब बनेगा, दोनों के बीच की दूरी तो होगी ना ये। अब ये मान लो व्यक्ति 4 फीट का था, छोटा था बेचारा, क्या करे, शायद बचपन में इसने कॉम्प्लेन नहीं किया होगा। 4 फीट का था, तो ये भी कितना बनेगा? वही 4 फीट का। 4 फीट का बन गया। 4 फीट का था तो 4 फीट का बनेगा। अगर ये व्यक्ति चल करके इधर आ रहा है और किस वेग से आ रहा है? v वेग से आ रहा है, तो बताओ ये व्यक्ति भी v वेग से इस ओर आएगा कि नहीं आएगा? और एक दूसरे का v और v इनका सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2v वेग हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो जैसे मैं मिरर में देखता हूं
मिरर में ऐसे खड़ा हूं, मिरर में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा बताओ अपना? अपन उल्टे दिखाई देते हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर उल्टे तो नहीं दिखाई देते। इसका मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। क्या उल्टा बनता है क्या? उल्टा बनता है क्या? नहीं बनता। वास्तविक बनता है क्या? नहीं बनता। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये सीधा, अगर इसमें ऐसे लिखा हो पार्श्व व्युत्क्रम, पार्श्व व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ पे बी मैंने ये लिखा, इसको मिरर में देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा, अगर मैं इसको पानी के अंदर देखूंगा तो ऐसा दिखाई देगा कि नहीं देगा? मतलब इसका उल्टा ऐसे तो दिखाई देगा, ऐसे घूम जाएगा ना, ये ऐसे चेंज थोड़ी होगा। जिसका दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखाई दे उसको बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रम, जो कंप्लीटली चेंज हो जाए। जैसे मैं देखूं मेरे पैर नीचे, पैर ऊपर दिखाई दे, हाथ नीचे दिखाई दे, वो होता है उल्टा। उल्टा ये थोड़ी ना होता है कि दायां बायां दिखाई दे, वो नहीं होता। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, आभासी के बाद में सीधा, और सीधा कैसा? पार्श्व व्युत्क्रम। और क्या विशेषता है सर? और विशेषता ये है कि बिंब जितना ऊंचा होगा, बिंब की जितनी लंबाई होगी, प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही लंबा होगा। बिंब जितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे बनेगा। अगर बिंब v वेग से गतिशील है तो प्रतिबिंब भी v वेग से होगा, और दोनों का सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? 2v वेग हो जाएगा। बच्चा लोग, अगर मेरी मेहनत से आपको न्यू लग रहा है कि हम कुछ कर लेंगे, या मैं मैटर अच्छा बता रहा हूँ आपको, वीडियो को एक बार सबको शेयर कर दो। एक बार कोई भी जिसको साइंस से डर लगता है, बोलना कि भाई एक बार तो क्लास लेके देख, 2-3 दिन तक क्लास लेके देख, तेरे को पसंद आए तो लेना, अदरवाइज मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को व्यू को बढ़ाओ, व्यू बढ़ाने के लिए मैं नहीं बोल रहा। आप क्लास देख रहे हो, कंप्लीट क्लास को देखो अच्छे से। आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, उस सारे क्वेश्चन आपके सामने जब भी आए तो क्वेश्चन का आंसर बताओ। कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो उसके बारे में बताओ कि सर हमने लास्ट में जब क्लास कंप्लीट हो उसके बाद में कमेंट करके बताओ कि सर हमने इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन करेक्ट किए, इतने क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, इतने क्वेश्चन हमें नए लगे थे, इतने क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए थे। आप इस तरीके से कमेंट करके बताओ। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अपने पास में कम से कम 6 या 7 इसकी विशेषता आ गई। कौन कौन सी? पहला तो देखो इसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और सीधा कैसा? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा हो गया? पार्श्व व्युत्क्रम बन गया। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी या वास्तविक? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कितनी दूरी पर बनेगा? जितनी दूरी पर बिंब रखा है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा। कितना ऊंचा बनेगा? जितना ऊंचा बिंब था। अरे भाई बिल्कुल इजी है, साइंस को इतना हार्ड क्यों समझ रहे हो? अब देखो इसका आंसर बताओ। समतल दर्पण द्वारा बढ़ता प्रतिबिंब सदैव कैसे होगा? आंसर पढ़ो ऑप्शन को और आंसर बता दो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर कमेंट करके बता दो। आंसर को अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर आंसर बताना। सब कुछ विशेषता में बता दिया आपको कि समतल दर्पण से जो बनना हुआ प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, पार्श्व व्युत्क्रम होता है। अब आप लोग इसका आंसर मेरे को देख के बता दो, और नहीं पता है तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो बात है। बताओ, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के साइज से छोटा बनेगा। सीधा, आभासी, वस्तु के साइज से छोटा। जी ये इसका सही आंसर होगा, सीधा, आभासी, वस्तु के साइज के बराबर। अगर समझ नहीं आया हो तो देख लो, यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा के साथ साथ कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कितना बनेगा? वस्तु जितनी होगी, यानी कि बिंब जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो और 15 नंबर का आंसर बताओ। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छूओगे,
पार्श्व व्युत्क्रम, दायां बायां बायां दायां, सीधा इसी में कर लो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद करके देख लूँ। क्या बनेगा? दायां कान कैसा दिखाई देगा? बाएं हाथ से पकड़ा हुआ, देख लो कहीं है क्या? दायां कान बाएं हाथ से छुआ हुआ है क्या? दायां कान दाएं से बायां बायां है तो बायां बायां तो कट जाएगा, दायां दाएं से नहीं होगा, दायां किससे हो जाएगा? बाएं से छुआ हुआ दिखाई देगा। जस्ट व्युत्क्रम करना है, बायां को दायां करना है, दायां को बायां करना है, बाकी एज इट इज। आई बात समझ? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक कला दीर्घा में एक कलाकृति है और उस कलाकृति में क्या दिया हुआ है कि कलाकृति दो समान समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। अब ये आपको कह रहा है कि इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या आएगी। तो बताओ, देखिए आप लोग कि इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या आएगी, बताओ बताओ। देखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इसके लिए सॉल्व क्या करना है मैं बता देता हूं। ये आपको पूछ रहा है प्रतिबिंब की संख्या। बच्चों, ये प्रतिबिंब की संख्या निकालने की बात कर रहा है ना? किसकी संख्या? प्रतिबिंब की संख्या। n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में क्या करना है? थीटा का। अब यहां से n का मान दो तरीके से आ सकता है अपने सामने। एक तो आ जाए सम संख्या, एक तो क्या आ जाए? सम संख्या, और एक आ जाए आपको क्या? विषम संख्या। सम संख्या में तो क्या करना है? x इक्वल्स टू, देखो x इक्वल्स टू n-1 कर देना है। और विषम संख्या में दो कंडीशन बनेगी, जब वस्तु सिमेट्री में हो, बोले तो सममिति में हो, बोले तो बीच में रखी हो। कहां पर हो? सममिति में हो। और जब वस्तु असममिति में हो, मतलब वस्तु बीच में रखी हो, और मतलब वस्तु बीच में नहीं रखी हो। जब वस्तु बीच में रखी हो तो अपन क्या करेंगे? x इक्वल्स टू n-1 करेंगे, और जब बीच में नहीं रखी हो तो क्या करेंगे? x इक्वल में n। अब बच्चा लोग आप ध्यान रखिएगा, जब यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो कि सममिति में रखी है कि असममिति में रखी है, क्या कहीं रखी है, तो अपने को किसको कहां पर मानना है? सिमेट्री में मानना है, सममिति में मानना है। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को देखना अच्छे से। ये कह रहे हैं कि कोई दो समांतर दर्पणों के बीच, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, वही फॉर्मूला n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा। समान के बीच में रखी है तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। समांतर के बीच में रखी है, अनंत हो जाएगा, थीटा एंगल ही नहीं है तो बिल्कुल फिर कहां से करोगे? तो क्या आ जाएगा इसका? अनंत। ये समझ में आया होगा। अब आएंगे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और उसकी क्षमता क्या होगी? देखना, सबसे पहले आप इसमें से आपके सामने चार ऑप्शन है, सोल्व करके आंसर बताओ। नहीं आ रहा तो मैं बताऊं। बताओ बताओ। नहीं बता रहे क्या? बताओ। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर का बिंदु कितना दे रखा है? दूर का बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा लेंस की क्षमता क्या होगी? अब अच्छे से सुनना। मानव नेत्र की यहां पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने पास में दो बात आपको ध्यान रखनी है कि निकट का जो बिंदु होता है कि न्यूनतम निकट, अपन जैसे ये वस्तु, ये मेरे पास में ये कोई वस्तु है, इस पे कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसको देखूंगा, क्या मैं यहाँ पे ले जाके देख सकता हूँ क्या इसको? बिल्कुल टच करके नहीं देख सकता।
क्या यहाँ पे ले जाके देख सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। तो आप कहोगे कि यहाँ तो आप देख रहे हो, यहाँ देख नहीं रहे, ऐसा क्या? मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर जब तक ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है आंख से, तब तक तो मैं वस्तु को सही देख लूंगा। इसका मतलब आप कहोगे सर निकट का जो बिंदु है ना वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? मानव आंख का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। फिर अपन दूर की बात करें तो बताओ, दूर अपन आसमान मतलब आकाश को देख सकते हैं ना, तो दूर का बिंदु क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। पहली बात तो यही आपको ध्यान रखनी। अब मानव नेत्र में मैंने आपको बताया कि स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब जैसे मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने, 3 लेयर वगैरह मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ रेटिना की बात कर रहा हूँ सीधा, क्योंकि अपन थ्योरी नहीं पढ़ रहे। ये क्या है? ह्यूमन आई है, और ह्यूमन आई के अंदर लगा हुआ क्या है? लेंस। और बच्चों इसमें ध्यान देना कि ये जो लेंस होता है, ये लेंस इसमें जो लगा हुआ होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। सबको पता है, इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपन इसकी चर्चा कर लिए थे। अपन इसमें एक चर्चा किए थे कि जो प्रतिबिंब बनता है या जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। जरूरी है रेटिना से पहले बन गई तो, बाद में बन गई तो क्या होगा भाई? तेरी आंख खराब हो जाएगी। कैसे होगी? मैं बता रहा हूं ना, देख इधर। अनंत से प्रकाश आएगा, अनंत से प्रकाश आने के बाद में अगर इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया तो अपन क्या कह रहे थे कि लेंस के जिस भाग से प्रकाश आता है और इसका प्रतिबिंब जहां पर बनता है, यानी कि इससे आया और इस पे प्रतिबिंब बनेगा, ये बिंदु कौन सा था? फोकस बिंदु था। और ये कौन सा था? केंद्र था, यानी वक्रता केंद्र था, ये ध्रुव था। क्या था? ध्रुव है। ऐसे लिखे थे ना लेंस के अंदर, लेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एफ डिस्टेंस या एफ दूरी, फोकस दूरी कहलाती थी। यहां पर क्या हुआ कि ये जो फोकस पॉइंट था ये आंख के निकट आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के अंदर फोकस दूरी जो होगी वो क्या हो जाती है? घट करके कम हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की निकट का जो बिंदु है, यानी कि फोकस जो दूरी है, उसका मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये दोष कौन सा हो गया? निकट दृष्टि दोष। अब आप कहोगे सर हमें तो है ना पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सा दोष है। कोई बात नहीं, नहीं पता चलता तो क्या दिक्कत है? निकट दृष्टि दोष के अंदर पास की वस्तु, क्योंकि दूर का बिंदु पास में आ रहा है ना, तो दूर वाला कैसे दिखाई देगा? पास वाला तो दिख रहा था, लेकिन दूर का बिंदु पास आ रहा है तो दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती, और ये दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। आई बात समझ में? अब इसमें पास में बिंदु आ गया, पास की वस्तु दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही, तो बच्चों हमें क्या करना है? फोकस बिंदु जो पास में आया था, फोकस दूरी कम हुई थी, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए मैंने कहा अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित नहीं करता, अपसारित करता है, यानी कि फैलाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अवतल लेंस का चश्मा लगाऊंगा, ये प्रकाश की किरणें क्या होगी? इसका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट जगह पे बनने लग जाएगा, और स्पष्ट जगह कौन सी? रेटिना पर बनने लग जाएगा। आई बात समझ में? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो लेंस काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आई बात समझ में? अब जैसे अपन लोग चर्चा करें कि अगर इसकी ऋणात्मक होती है तो फिर दूसरे वाला दोष में क्या होगा? देखो इसको बात करें दूरदृष्टि की, दूरदृष्टि दोष में इसका सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। जो प्रतिबिंब पहले यहाँ पे बन रहा था वो अब दूर बनने लग जाएगा यहाँ पर, यानी कि पास की वस्तु तो इसमें साफ दिखाई नहीं देगी, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देगी। एक बात तो ये। दूसरी बात कि इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस काम में लेंगे, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस क्यों काम में लेंगे? क्योंकि प्रकाश को क्या कर रहा था? अवतल तो फैला रहा था, और हमें पहले से ही क्या हो गया? इधर देखो, पहले से ही क्या बन गया? प्रतिबिंब इससे दूर बन गया। अरे भाई प्रतिबिंब इससे दूर बन गया, दूर चला गया, पास का तो दिखेगा ही नहीं, दूर चला गया। बिंदु जो पास था वो तो दूर चला गया, दूर का कैसे दिखेगा? दूर का दिख जाएगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। अब क्या करना है? प्रकाश जो दूर गया था उसको पास में लाना है। पास में लाने के लिए कौन सा लेंस काम में ले रहे थे अपन?
अवतल लेंस ले रहे थे कि उत्तल ले रहे थे? उत्तल लेंस कहाँ में ले रहे थे? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और ये जो निकट दृष्टि दोष होता है ये सामान्यतः स्कूली बच्चों में होता है। किसमें होगा? सामान्यतः स्कूली बच्चों में होता है। आई बात समझ में? अब चलो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखो, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट का बिंदु नेत्र के सामने कितना है? 80 सेंटीमीटर है ना। अपन बात करें डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। और ये क्या होती है? 1/f। और ये तो सेंटीमीटर में होती है। 1/f किस में होगी? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले देखो, डायोप्टर लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता बराबर लेंस की 1/फोकस, जो इसकी जो दूरी होगी या फोकस बिंदु जो होगा वो आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 1/f सेंटीमीटर करो। अब ये तो मान तो मेरे को मीटर में दिया है, मीटर में कितना, सॉरी f मीटर में। अब मैं क्या करूं, इस जो 80 मेरे को सेंटीमीटर में दिया था मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं, तो मीटर में ये कितना हो जाएगा? 0.80 मीटर हो जाएगा क्या क्षमता इसकी। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/0.80 आ जाएगा। फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे 1/f सेंटीमीटर की जगह f मीटर में रखेंगे। अगर सेंटीमीटर होगा तो ऊपर 100 करना पड़ेगा। वही बात है। अगर ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, लेंस की क्षमता बराबर 1/f सेंटीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में है तो 100 करेंगे, अगर मीटर में है तो 1/f मीटर कर देंगे। ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे रख दो सीधा, 100 है और f का मान कितना है? 80 सेंटीमीटर है। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10/8 आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 1.2 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा क्या? 5 हो जाएगा। ठीक। कैसा दोष था? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में कैसा चश्मा काम में लेते हैं? अवतल। और अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1.25D क्षमता आ जाएगी। अब माइनस से पता चल रहा है कि माइनस का चिन्ह किसके लिए काम में आ रहा था? अवतल लेंस के लिए। तो देखो उत्तल वाला तो इसका आंसर होगा ही नहीं, ये तो सीधा कैंसिल हो गया। अब इसमें अवतल लेंस -1.25D, अवतल लेंस +1.25D, माइनस होगा, निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता 1/100 क्या हो जाएगा? f सेंटीमीटर में। अगर मीटर में रखेंगे तो ऊपर 100 नहीं आएगा, सोल्व करेंगे तो 1.25D। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता के लेंस का काम में लेना होगा? आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बता दो। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाओ। टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? नहीं होंगे। देखो कुछ बेसिक बातें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोकस दूरी निकालने के लिए अपन फॉर्मूला वगैरह कौन सा काम में लेते हैं। तो 1/f क्या करेंगे? 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u। ये फॉर्मूला अपने सामने है। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब पास की वस्तु को नहीं देख सकता, दूर की को देख सकता है, दूरदृष्टि दोष है। इतना तो कन्फर्म हो गया ना। अब आप लोग इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो और सोल्व करो इसको। और भी लिखो क्या? यू तो जो होता है ना लेंस से वस्तु की दूरी, और v जो होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब तो बता दो। देखो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे रखी वस्तु है ना, u तो हो जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और इसकी इमेज कितने को नहीं देख रहा, वो कितने देख रहा था? 60 सेंटीमीटर। ये 60 हो गया। अब तो सोल्व कर लो। अब सीधा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है और इसका आंसर बताना। बता दो कितना है ये? 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता। इस दोष के निवारण के लिए लेंस की क्षमता कितनी रखनी होगी? कम दूरी पर है ना,
निकट के लिए माइनस हो जाएगा नेगेटिव, इसकी क्षमता तो क्या होगी नेगेटिव हो गया, और ये भी किस में आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 1/f बराबर में क्या आएगा 1 माइनस में 60 माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 1/25। ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/f बराबर 1/-60 माइनस माइनस 1/25। अब इसको सोल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1/f बराबर में 1/-60 प्लस में 1/25। अब ये क्या होगा माइनस में 60 प्लस में 25 है, तो बताओ अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम हो जाएगा इसका 1/f बराबर में 300। अब 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा -5 हो गया, प्लस में 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 आएगा क्या 210 50 12 बिल्कुल सही। 1/f बराबर में कितना आ गया 7/300। हमें चाहिए f का मान, f का मान चाहिए तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300/7। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं होगा क्या, 300/7 है ना, 300/7 और 300/7 आया किस में सेंटीमीटर में, जब मीटर में करेंगे तो अपन इसको क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में आ जाएगा 3/7 मीटर। 3/7 मीटर है क्या किसी में 3/7 मीटर, हाँ सॉरी, एफ का मान कितना आ गया 3/7 मीटर, और अपन लिखते हैं लेंस की क्षमता को कैसे 1/f करके लिखते हैं, 1/f करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/3 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा इसका 7/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार और बता देता हूँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, u जो होता है लेंस की वस्तु से दूरी, v होगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसकी वैल्यू रख के सोल्व करेंगे और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। चलिए मानता हूँ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन थे तो करवाना जरूरी है। अगला देखो, यदि लेंस की क्षमता -25 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी बताओ। फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होता है, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर में इसको मापते हैं तो क्या हो जाएगा d बराबर में 1/f, और ये किस में आता है मीटर में। अब d कितना है -2 है और 1/f किस में है मीटर में। अब यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f मीटर इक्वल में 1 में -2 आ जाएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 और किस में आ जाएगा माइनस में और किस में मीटर में, -0.5 मीटर कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी f है, इसमें से निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने कहा था f बराबर में r/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है। अब इस दोनों में से कोई रिलेशन है क्या, ये वाला भी नहीं है ये भी नहीं है, f r बराबर 2f बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और इसकी क्या होती है दुगुनी होती है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे अगर अपन चर्चा करें, अगला क्वेश्चन दिया है मायोपिया बोले तो निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। यह पास की वस्तु को साफ देख सकती है, निकट दृष्टि दोष है पास की वस्तु को देख लेगा, दूर की को वस्तु को नहीं देख सकता। इसका मतलब ये तो सही है, यह दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है कि दूर की जो वस्तुएं होती है उसको स्पष्ट नहीं देख सकता। अपन पहले इस क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं, देखिएगा ये रहा निकट दृष्टि दोष है, पास की वस्तु को तो देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। फिर उसमें अगला थर्ड जो क्या लिखा हुआ था उसको देखो, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं बनता। इन प्रकार की या इस प्रकार की आंख का दोष उत्तर लेंस की सहायता से ही सही किया जाता है। दो ऑप्शन आए ना अपने सामने, देखो निकट दृष्टि दोष है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है रेटिना से पहले, मतलब रेटिना का पॉइंट हट गया। क्या इसका उत्तर लेंस कहां मिलेंगे, क्या उत्तर लेंस कहां मिलेंगे क्या, जी बिल्कुल नहीं। कौन सा लेंस कहां मिलेंगे, अवतल लेंस कहां मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका गलत आंसर।
निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? रेटिना के आगे प्रतिबिंब नहीं बनता, रेटिना के पीछे कोई नहीं। रेटिना के आगे किस में बनेगा? निकट दृष्टि दोष में। रेटिना के पीछे किस में बनेगा? दूर दृष्टि दोष में। किस में बनेगा? दूर दृष्टि दोष में बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वही बात, रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना के सामने तो निकट में बनता था, रेटिना के पीछे किस में बनेगा? दूर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। रिक्त स्थान है, लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। कौन से लेंस का प्रयोग करके अपन निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं? कमेंट करो, देखिए आंसर बताओ। अवतल आएगा, अपसारी आएगा, उत्तल आएगा, या इनमें से कोई नहीं? दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अपन कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस काम में लेते हैं। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि अपन वर्णांता को दूर करने के लिए क्या करेंगे। वर्णांता का दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांता मतलब रंगों की पहचान ही नहीं कर सकता। वर्णांता के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा? क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे? क्या अवतल का करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग तो होता है किसमें? निकट दृष्टि दोष में। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है किसमें? दूर दृष्टि दोष में। सिलेंड्रिक लेंस का प्रयोग होता है किसमें? जरा दृष्टि दोष में। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वर्णांता का मतलब होता है कि रोगी व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर सकता और इसका कोई उपचार भी नहीं है। और वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति को शल्य चिकित्सा डिफेंस इनमें नहीं लिया जाता है। अगला है, पानी में हवा का एक बुलबुला रिक्त स्थान के रूप में कार्य करता है। पानी है और पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? बताओ। देखिए, क्या उत्तल दर्पण की भांति करता है? क्या उत्तल लेंस की? अवतल लेंस अवतल दर्पण की भांति। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी का बुलबुला जो होगा वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। और अवतल लेंस को बोले तो कैसा होता है? अपसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी लेंस। आज की इस क्लास के कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, पार्ट नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे से करवाए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी मैंने सही से बता दिया होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश की होगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ जिसमें बात करेंगे अपन इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन की, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।